वर्ड मदर। आई थिंक निकाला था मैं 309 आएगा। अब यहाँ पर मैं एक डिफरेंट केस यानी कि शॉर्ट मेथड आप कह सकते हो, शॉर्टकट कह सकते हो इसका रैंक निकालने के लिए, लेकिन ये अप्लाई उसी केस में करना जब इसके जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें कोई एक आध लेटर रिपीट हो रहा हो तो उस केस में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमें कौन सा लेटर मिलेगा? ई मिलेगा। इनको नंबरिंग दे देंगे, जो अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है उसको 1, उसके बाद जो है उसको 2। ये शॉर्टकट है, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अप्लाई करना है। ई के बाद कौन मिलेगा? H 2 आ गया। उसके बाद O मिलेगा, M O R और D। ठीक है, इसके बाद इन्हीं कॉलम्स के अंदर 3 के बाद में क्या आएगा? 3 के बाद में यहाँ पर कुछ एक डिजिट्स आएंगे। 3 के राइट साइड में जो भी डिजिट्स हैं उसमें से 3 से छोटे कितने हैं? 2। इस 3 के नीचे 2 आ जाएगा। 4 से छोटे कितने हैं? केवल राइट में देखना है, 2। 6 से छोटे कितने हैं? 3 है। उसके बाद हमारे पास 2 से छोटा 1, इसके आगे 1 से छोटा 1 भी नहीं, 5 से छोटा राइट में 1। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में देखो इनका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं करना होगा आपको। अभी आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, फिर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ जो वर्ड है वो एज इट इज लिखना है। राइट साइड से स्टार्ट कर दो, इनके नीचे 0 फैक्टोरियल से शुरुआत करके इधर आ जाओ। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इन दोनों एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो। आपके पास वो वर्ड्स आ जाएंगे जो इस मदर वर्ड से जस्ट पहले होंगे, उनकी संख्या एक उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास इस वर्ड का क्या आ जाएगा? रैंक आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करा नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, उनका मीनिंग निकले या ना निकले, जब इन लेटर्स को मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करूंगा तो उस केस में हमारे पास इस वर्ड से पहले जो वर्ड होंगे उनकी संख्या 5 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 1। 0 के साथ 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 0। तो लास्ट में आपके पास 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1 240। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। लास्ट में क्या आ गया? 18 प्लस 2 20, 260 और 48 ऐड करेंगे 308। 308 जो वर्ड है वो इस वर्ड से पहले मिलेंगे आपको, तो इस वर्ड का रैंक लास्ट में क्या हो जाएगा? इसके नाम का और इसमें और ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से इस वर्ड का जो रैंक है वो हमें कितना मिलेगा? 30। ध्यान रखना कभी 1 ऐड करना भूल जाओ। 308 जो वर्ड्स हैं वो इस वर्ड से जस्ट पहले हैं, जब इस वर्ड के लेटर्स को हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो ये वाला जो वर्ड है वो हमें कौन से नंबर पर मिलेगा? रैंक ऑफ द वर्ड। देयरफॉर रैंक ऑफ द वर्ड मदर इट इज इक्वल टू 309। दूसरा केस एक और केस में ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमने दूसरा रैंक जो निकाला था फादर वर्ड था, इसका रैंक निकाला था, क्या आया था? 260 262 यही ऐसा ही आएगा कुछ। सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में यहाँ 1, उसके बाद कौन मिलेगा? E 2
3, उसके बाद H 4 5 और लास्ट में 6। मतलब जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले है उसके नीचे 1 लेना है, जो उसके बाद आएगा उसके नीचे 2, उसके बाद 3 आ जाएगा। 3 हमारे पास क्या है F के बाद H आ गया 4, R 5 है और D हमारे पास क्या होगा 6। ठीक है, उसके बाद फिर वही एक रो और बन जाएगी। 3 के राइट में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं? 2 है, तो इसके नीचे क्या आएगा 2। 1 के राइट में 1 से छोटे नंबर एक भी नहीं है। 6 के राइट में 6 से छोटे नंबर 3 है। 4 के राइट में 4 से छोटे नंबर 1। 2 के राइट में छोटा एक भी नहीं, और इधर भी क्या देगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही 0 फैक्टोरियल इधर से राइट साइड से 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 into 2 240 प्लस में 6 into 3 18 2 into 1 2 260 जो वर्ड्स हैं वो इस फादर वर्ड से पहले बने। फादर जो उसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा 260। आई थिंक जब आप विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं तो उस केस में इस तरीके से निकाल लेना, ना गलती होने के चांसेस हैं और शॉर्ट में आसानी से। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपके पास इसमें चलेगा। इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक है उसमें एंट्री कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन। बेटा आपके टाइम आपके पास मान के चले 2 या 2.5 की टाइम है और सिलेबस इसमें टॉपिक ज़्यादा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, बाइनरी थ्योरम है और कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। कल के टेस्ट के बाद ये एक्सरसाइज परसों जब आप स्कूल में आओ तो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आएंगे। इस प्रकार हमने परमुटेशन को डिफाइन किया था, उसी प्रकार मैं डिफाइन कर रहा हूं कॉम्बिनेशंस। नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स और सिलेक्शंस दैट कैन बी मेड with the help of a given number of objects, with the help of given number of objects by taking some or all of them at a time. Number of groups or number of selections that can be made with the help of given number of objects, given number of objects by taking some or all of them at a time. हमारे पास कुछ ही ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी हेल्प से हमें ग्रुप बनाने हैं, सिलेक्शंस लेने हैं, कॉम्बिनेशन तैयार करने हैं, बाय टेकिंग सम, उनमें से कुछ या सभी को एक साथ लेते हैं। अब नोटेशन के ऊपर आते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विद द हेल्प ऑफ n objects by taking r of them at a time, by taking r of them at a time is denoted by NCR or simply it is notation CR. C for combination, जैसे हमने परमुटेशंस के केस में नोटेशन लिया था NPR, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स by taking r of them at a time.
टोटल जो n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, इसके लिए नोटेशन था NPR। n ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए हम कितने ग्रुप बना सकते हैं, कितने ग्रुप, कितने सिलेक्शंस, कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसके लिए नोटेशन होगा NCR। NCR and this NCR will be, and NCR it is equal to n factorial upon में r factorial into n minus r। ये हमारे पास इसमें फॉर्मूला है NCR। ध्यान रहे जो r हमारे पास होगा it will be less than or equal to n। r की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, n हो सकती है। r 0 से n के बीच में होता है, 0 से n के बीच में, ठीक है। ये आपके पास इसमें इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने जिस टाइम परमुटेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसी टाइम आपको बता दिया था कि दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस रहेगा। सपोज वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 3 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर हम अरेंजमेंट बना रहे हैं, अरेंजमेंट। इसमें से 3 ऑब्जेक्ट मैंने ए बी और सी ले लिए, इनको आपस में अरेंज किया था, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी। मैंने टोटल 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से 3 ऑब्जेक्ट एक साथ लिए और उनको आपस में अरेंज किया। ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा, प्रत्येक अरेंजमेंट में ऑब्जेक्ट वही है, कौन कौन, ए बी और सी। लेकिन ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट्स हैं दे विल रिप्रेजेंट ओनली वन ग्रुप, सारे के सारे विल रिप्रेजेंट ओनली वन ग्रुप। containing 3 objects, containing 3 objects A, B and C। मतलब अरेंजमेंट तो कितने हैं, 6 और ग्रुप केवल 1 है। तो मोटा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था इसमें कि जब हमें अरेंजमेंट को चेंज करना है तो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है उसको आप चेंज कर दो। अरेंजमेंट अगर आप चेंज कर रहे हो तो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट्स की जो पोजीशन है उसको क्या कर दो, चेंज कर दो, अरेंजमेंट चेंज। लेकिन जब तक ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तब तक कॉम्बिनेशन, ग्रुप या सिलेक्शन चेंज नहीं होगा। कॉम्बिनेशन को चेंज करने के लिए हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्ट सेम है दे विल फॉर्म ओनली वन ग्रुप। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ये कहे कि 10 में से 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दो, कितने ग्रुप बना सकते हैं भाई। यहाँ से मान लो दिल्ली या कोई भी विजिट जा रही है, 10 स्टूडेंट्स में से रिस्ट्रिक्शन है कि 5 स्टूडेंट्स को एक साथ जाना पड़ेगा, तो उसमें ये कह रहा है कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि सेम 5 स्टूडेंट 2 बार नहीं जाएंगे। सेम 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली विजिट के लिए जा रहे हैं, कहीं पर भी विजिट के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उसमें से 5-5 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है वो विजिट पे जाएगा, घूमने जाएगा। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है, ग्रुप का मतलब है सेम 5 स्टूडेंट्स विल नॉट गो ट्वाइस। सेम 5 स्टूडेंट जो है वो 2 बार नहीं जाएंगे, कम से कम एक स्टूडेंट जो है वो चेंज जरूर। तो 10 में से 5-5 स्टूडेंट के ग्रुप ए बी सी डी और ये 5 स्टूडेंट ले लिए, अब उनको आपस में अरेंज करो, ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, ग्रुप के अंदर वही 5 स्टूडेंट है ए बी सी डी। यानी कि ग्रुप के केस में, कॉम्बिनेशन के केस में, सिलेक्शन के केस में जो अरेंजमेंट है वो कोई मायने नहीं रखता। अरेंजमेंट क्या है, वो मीनिंगलेस है, कोई मायने नहीं रखता। अब मैं बात करता हूँ ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, परमुटेशन की हेल्प लेंगे। जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मैंने NCR ली है उसमें से मैंने कोई एक, लेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बी X, number of combinations or groups BX। जो कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, उनकी संख्या मैंने क्या ले ली, X ले ली।
टेक वन ग्रुप, ये जो एक्स ग्रुप बन रहे हैं ना, एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर जो एक्स ग्रुप बन रहे हैं, टेक एनी वन ग्रुप। इन एक्स ग्रुप्स में से कोई एक ग्रुप उठाया मैंने, क्या खासियत है उस ग्रुप की, क्या मिलेगा उस ग्रुप में मुझे, आर ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। उस एक ग्रुप के अंदर मुझे क्या मिलेगा, आर ऑब्जेक्ट्स। अब उस एक अकेले ग्रुप के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, बोलो, आर फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं और एक ग्रुप में ऑब्जेक्ट भी कितने हैं। दिस वन ग्रुप gives rise to R factorial arrangements। जो टोटल ग्रुप्स में x ले रहा हूं उसमें से मैंने कोई एक ग्रुप उठाया, उस ग्रुप में मुझे R ऑब्जेक्ट मिलेंगे। वो R ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, R फैक्टोरियल में। जो x ग्रुप्स हैं उसमें से प्रत्येक ग्रुप के कितने अरेंजमेंट बन जाएंगे, R फैक्टोरियल। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स विद द हेल्प ऑफ x ग्रुप्स, टोटल अरेंजमेंट्स प्रत्येक ग्रुप के R फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे। टोटल अरेंजमेंट्स with the help of x groups। जो x ग्रुप हमारे पास है उन x ग्रुप्स की हेल्प से टोटल कितने अरेंजमेंट बन पाएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे x इंटू आर फैक्टोरियल। भाई पहला ग्रुप था उसके अरेंजमेंट कितने बने, आर फैक्टोरियल। दूसरे ग्रुप के अरेंजमेंट कितने होंगे, आर फैक्टोरियल। तीसरे ग्रुप के अरेंजमेंट कितने होंगे, आर फैक्टोरियल। और लास्ट जो ग्रुप हमारे पास है उसके अरेंजमेंट भी कितने होंगे, आर फैक्टोरियल। प्रत्येक ग्रुप के आर फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन गए, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हुए, x इंटू आर फैक्टोरियल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटू आर फैक्टोरियल, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। मतलब अरेंजमेंट्स तैयार करने के लिए, अरेंजमेंट्स बनाने के लिए मैंने ग्रुप्स का सहारा लिया, कॉम्बिनेशंस का सहारा लिया, कि जितने भी ग्रुप्स या कॉम्बिनेशंस बने उसमें से कोई एक ग्रुप मैंने उठाया और उस ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको आपस में अरेंज किया। Every group will gives rise to how many arrangements, R factorial। तो x जो ग्रुप्स हैं उनके टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, x into R factorial, and it is equal to NPR। What is this? ये भी क्या है, total number of arrangements that can be made with the help of n objects by taking R of them at a time, n different objects by taking R of them at a time। n फैक्टोरियल NPR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। ये r फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे तो निकालना है x है, नंबर ऑफ ग्रुप्स या कॉम्बिनेशंस में x मानते चल रहा हूं, तो x निकालना है मुझे। देयरफॉर जो x है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इनटू में r। यही हमारे पास फॉर्मूला मैंने लिखा था यहाँ पर कि जो NCR होगा, NCR वो n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। इट विल बी NCR। NC0 इस फॉर्मूले की हेल्प से NCM दोनों की वैल्यू है, NC0 और NCM। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर दिया उस फॉर्मूले की हेल्प से NC0 और NCM डेफिनेशन अप्लाई करूंगा मैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0, n माइनस 0 n फैक्टोरियल और साथ में 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसी प्रकार NCM n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n, 0 फैक्टोरियल इनटू में r की जगह n आ रहा है, n फैक्टोरियल फिर कैंसिल, ये भी क्या है। इनको मैं कहूँगा आगे बाइनोमियल थ्योरम जो हम डिस्कस करेंगे, ये इस टाइप के जो कोफिशिएंट्स हैं NC0, NC1, NC2, NC3 एंड सो ये टर्म्स कहलाएंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। NC1 और NC रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर तो आ ही जाएंगे, इससे रिलेटेड काफी रिजल्ट्स आएंगे।
NC1 और NCN-1 दोनों आपस में इक्वल होंगे। जनरल केस है, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? डेफिनेशन लगा दो, ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस r, हर जगह ये डेफिनेशन यूज होगी। n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो r की वैल्यू कितनी है? 1 into 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड पे n फैक्टोरियल अपॉन में r की जगह क्या है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। और इस n में से ये r घटाना, तो n में से n माइनस 1 घटाना क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या दोनों आपस में इक्वल है? जर्नल केस हमारे पास है, इन जर्नल NCR और NCN-R दोनों आपस में इक्वल। NCR और NCN-R दोनों आपस में इक्वल। कैसे? NCR और NCN-R, R की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास ये दोनों आ गए। R की जगह 0 पुट करेंगे तो NC0 और NCN। R की जगह 1 पुट करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा NC1 और NCN-1। R की जगह 2 पुट करेंगे तो NC2 NCN-2। तो जनरल केस मैंने बता दिया, NCR और NCN-R आपस में क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n दिए हुए, उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए ग्रुप बना रहे हो, या n-r ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेते हुए ग्रुप बना रहे हो, तो दोनों केसेस में बढ़ने वाले ग्रुप्स की जो संख्या है वो क्या होगी? सेम। डेफिनेशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। ये साइड n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड ऊपर n फैक्टोरियल ही रहेगा, नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। n में से n माइनस r माइनस करेंगे r फैक्टोरियल। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जर्नल केस आ गया, NCR और NCN-R आपस में क्या होंगे? NCR और NCN-R। इसमें 2-3 केस हमारे पास आएंगे, कॉम्बिनेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस। कॉम्बिनेशंस विद रिस्ट्रिक्शंस, जिस प्रकार परमुटेशंस के केस में हमने रिस्ट्रिक्शंस लिए थे, इसी प्रकार हमारे पास इसमें चलेगा कॉम्बिनेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और ग्रुप्स number of groups or combinations with the help of n objects and different objects by taking r of them at a time in which p particular objects always included. First case or second case in which p particular objects always excluded. टोटल 15 प्लेयर्स हैं, सपोज क्रिकेट के प्लेयर्स हैं 15, उसमें से प्लेइंग 11 का सिलेक्शन करना है। प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है कि भाई ये 3 ऐसे प्लेयर हैं, इनको तो शामिल करना ही करना है हर बार, यानी कि इन 3 पर्टिकुलर प्लेयर्स को हमेशा खिलाना है हर मैच में, इनको बाहर नहीं रख सकते। एक केस ऑलवेज इंक्लूडेड, p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज इंक्लूडेड। और दूसरे केस में कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पास 15 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका नंबर आना मुश्किल है, ये हमेशा बाहर रहेंगे, ये कभी भी प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होंगे। p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज एक्सक्लूडेड, ये कह रहा है p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हर बार हमें शामिल करना है प्लेइंग 11 में।
हमेशा हर मैच में खिलाना है, तो इनका तो सिलेक्शन हो चुका, इनका तो कोई सिलेक्शन नहीं। when p particular objects are always included, then p particular always included का मतलब है p तो शामिल हो गए, सिलेक्ट हो गए। हमें r कंप्लीट करने के लिए और कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, r माइनस b, कितने में से सिलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग r माइनस b ऑब्जेक्ट्स out of n minus p can be selected in n minus p c r minus p ways. Therefore, total number of groups, total number of ways in which we can select word मिलेगा select group या combination. Selections का मतलब है ग्रुप पढ़ने, combination तैयार करना है। Total number of ways in which these are objects can be selected, it is equal to n minus b c r minus p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हर बार शामिल करना है, हर बार हमेशा इंक्लूड करना है उसको, तो उनका तो क्या सिलेक्शन है भाई, ये कह दिया कि ए बी सी डी और ई, ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट है, 5 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से ये तीनों तो आपको शामिल करना ही करना है, ए बी और सी को, तो चॉइस कितनी बची, यानी कि 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए। आप कहोगे सर 3 सिलेक्ट कर रहे हैं तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो इसमें काउंट नहीं होगा, क्या वो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा, लेकिन उसकी वैल्यू बना रही है कि 3 पर्टिकुलर है, इनको हर बार सिलेक्ट करना है, तो 3 में से 3 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3c3 की वैल्यू क्या आएगी, 3c3 किसके इक्वल होगा 1। 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, उन तीनों को शामिल करना है, कितने तरीके से शामिल कर सकता हूँ, 3c3 पेज यानी कि बनाएगा। अब बाकी इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो सिलेक्शन टोटल कितने थे 5 में से 3 ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए, इसका मतलब 5 में से 3 घटा दो, उतने तो ऑब्जेक्ट बच गए, और उसमें से शामिल केवल एक करना है, क्योंकि टोटल 4 लेने थे, 4 में से 3 तो सिलेक्ट हो गए, 4 माइनस, तो ये आपके पास n माइनस पी सी आर माइनस पी की वैल्यू यहाँ पर दोनों जगह कितनी आ रही है। दूसरी तरफ ये कह रहा है when p particular objects always excluded, when p particular objects always excluded, what will happen, इसका मतलब जो टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से तो p को हमें किसी भी ग्रुप में किसी भी कॉम्बिनेशन में शामिल करना ही नहीं है, इसका मतलब तो बाकी तो वो तो यूजलेस है। देयरफॉर r ऑब्जेक्ट्स, एक ग्रुप के अंदर r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n माइनस p, टोटल n थे उसमें से p हमेशा बाहर रखना है, तो जो r सिलेक्ट होंगे वो n माइनस p में से सिलेक्ट होंगे, जो r सिलेक्ट होंगे वो किस में से सिलेक्ट होंगे, n माइनस p में से। r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n माइनस p कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, n माइनस p c, यानी कि नीचे यहाँ पर क्योंकि एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है, p ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको हर ग्रुप से बाहर रखना है, जिनको शामिल करना ही नहीं है, किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं करना, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमेशा बाहर रहेंगे। तो टोटल कितने बचे जिनकी हेल्प से r ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, जिसमें से r सेलेक्ट करने हैं वो n माइनस p बचे। उस n माइनस p में से r ऑब्जेक्ट हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, n माइनस p c r। ध्यान रहे यहाँ n माइनस p की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू r, n माइनस p जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू r। NCR is meaningful only when n
ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। अगर n आपके पास कम है तो C3 डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। कोई भी केस आए, चाहे इंक्लूड करना हो एक्सक्लूड करना हो, जो आपके पास अपर सफिक्स है, एनसीआर के अंदर मैं अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स की बात कर रहा हूं, अपर जो सफिक्स है वो हमेशा क्या मिलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर सफिक्स। अगर ये चीज यहां वायलेट हो गई, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां एन या आर की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, उसमें से एक आध वैल्यू को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसमें हम यही कॉन्सेप्ट लेंगे कि एनसीआर डिफाइन होने के लिए जो एन हमारे पास है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। एन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एनसीआर डिफाइन। इसके बाद इसमें केस आएगा टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम कितने ग्रुप बना सकते हैं। टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हाउ मैनी ग्रुप्स आर पॉसिबल। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है कि एक एक ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट किया जा सकता है ग्रुप में, दो दो को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, तीन तीन को भी सिलेक्ट किया जा सकता है और सभी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। नंबर ऑफ ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड with the help of n objects by taking or selecting at least one object। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज है, बस एक छोटी सी एक्सरसाइज और है। उसके बाद इसका कंपटीशन वाला जो पार्ट है वो मैं आज इसके अंदर मान के चलो थर्सडे फ्राइडे तक डिस्कस करके आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस आप निकालोगे, केवल डाउट्स डिस्कस होंगे, वहाँ सारे के सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इतना समय नहीं है मेरे पास। नंबर ऑफ ग्रुप्स with the help of n objects by taking at least one object। Groups may have one object, two object, three object and all object। That is, groups may have one object, two object, three object and some all objects। जो हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे, एक एक ऑब्जेक्ट के ग्रुप बन सकते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट के ग्रुप बन सकते हैं, तीन तीन ऑब्जेक्ट के ग्रुप बन सकते हैं और सभी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बन सकते हैं। मतलब जितने भी ग्रुप्स हमें बनाने हैं उन ग्रुप्स में एक ऑब्जेक्ट शामिल हो सकता है, उन ग्रुप्स में दो ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं, उन ग्रुप्स में तीन ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं और उन ग्रुप्स में सारे के सारे ऑब्जेक्ट शामिल हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स इट इज इक्वल टू n ऑब्जेक्ट्स में से एक एक ऑब्जेक्ट के कितने ग्रुप बना सकता हूं, NC1। भाई n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स के कितने ग्रुप बन सकते हैं, NCR। कितने ग्रुप बन सकते हैं, NCR। तो r एंड n ऑब्जेक्ट्स में से एक एक ऑब्जेक्ट वाले कितने ग्रुप बने, NC1। दो दो ऑब्जेक्ट वाले कितने ग्रुप बने, NC2। तीन तीन ऑब्जेक्ट वाले कितने ग्रुप बने, NC3 एंड सो ऑन। सभी ऑब्जेक्ट्स को शामिल करके जो ग्रुप्स बनाएंगे उन ग्रुप्स की संख्या हमारे पास कितनी होगी, केवल एक, केवल एक। इन सब का सम, आगे हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, उसमें एक रिजल्ट आता है। ये सारी की सारी जो टर्म है ना NC0 से स्टार्ट करके NC0, NC1, NC2, NC3 और NCn, इनको हम कहेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इन सब का जो सम है वो 2 रेज़ टू पावर n होता है। इसमें NC0 शामिल नहीं है, उसके नाम का NC0 की वैल्यू 1 होती है। सम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर n। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, a प्लस b की जो पावर n है, आपने अच्छी तरह से निकाला होगा, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab क्यूब a प्लस b रेज़ टू पावर 3, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन।
अगर पावर्स आपको 5, 6, 7, 8 दे दी तो उस केस में उनको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आएगी या काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। उससे बचने के लिए यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम है फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स। बाइनोमियल बेस आपके पास है, एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ए और बी यहाँ पर दो टर्म्स है बाइनोमियल की। ये जो n हमारे पास इसको हम कहेंगे इंडेक्स पावर। बाइनोमियल थ्योरम के दो रूप हैं, एक फॉर नेचुरल नंबर इंडेक्स और फिर दूसरा हमारे पास फॉर एन इंडेक्स। नेचुरल नंबर इंडेक्स के लिए इस एक्सपेंशन में जो टर्म्स होंगी nc0 a raised to power n, nc1 a raised to power n minus 1 into b, nc2 a raised to power n minus 2b square plus and so on, ncn b raised to power। क्या खासियत है इसकी, इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब ये बाइनोमियल थ्योरम वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिटेल में वहाँ डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये रिजल्ट यूज हो सकता है, इसलिए रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। a प्लस बी की पावर अगर आपको n दी हुई है, इस रिजल्ट की हेल्प से a प्लस बी का क्यूब निकालना है, n की जगह 3 रख देंगे तो पहले टर्म आपके पास आ जाएगी 3c0 a raised to power 3, दूसरी टर्म आएगी 3c1। क्या खासियत है इसकी, लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, a की पावर्स जो बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म है a, उसकी पावर्स घटती जा रही है और जो सेकंड टर्म है इस बाइनोमियल में b, उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है। पहले टर्म में a की पावर n थी, उससे अगले टर्म में a की पावर 1 घट गई, b की पावर 1 बढ़ गई, उससे अगले टर्म में a की पावर 1 और घट गई, b की पावर यहाँ पर कितनी आ गई 2, लास्ट टर्म में b की पावर n होगी और a की पावर 0। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रत्येक टर्म में a और b की पावर्स का सम इंडेक्स के इक्वल मिलेगा। टर्म्स की संख्या n प्लस 1, जितना इंडेक्स है जितनी पावर है उससे एक ज्यादा टर्म मिलेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर आप निकालते हो उसमें 3 टर्म्स होती हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी का क्यूब निकालते हैं उसमें टर्म्स की संख्या कितनी आती है 4। तो a प्लस बी की पावर n, अगर n नेचुरल नंबर है तो इसमें टर्म्स की जो संख्या है वो आपको कितनी मिलेगी n प्लस 1। क्या खासियत, प्रत्येक टर्म में a और b की पावर्स का सम क्या मिलेगा सेम। a की पावर n है, b की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो मैं b की पावर 0 लिख सकता हूँ। n और 0 का सम n के इक्वल, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, दोनों की पावर्स का सम है a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2, दोनों की पावर्स का सम कितना n आ रहा है। लास्ट में b की पावर n है, a की पावर 0 है, कोई भी नहीं है, दोनों की पावर्स का सम कितना है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एंड b। ये जो रिजल्ट है वो a और b की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। जब मैं a और b दोनों को 1 पुट कर देता हूँ, मैं इस रिजल्ट के ऊपर आ रहा हूँ बस। a और b अगर आप ये निकालोगे इसकी हेल्प से, क्योंकि a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपके पास होता है, आपको पता है a प्लस बी का क्यूब निकालने का फॉर्मूला 3c0 a raised to power 3, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। nc0 n की जगह 3 पुट कर रहा हूँ बस। दूसरी टर्म nc1 3c1, a की पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 2 और b की पावर 1, उससे अगली टर्म 3c2, a की पावर n माइनस 2 1, b की पावर 2 और लास्ट टर्म हमारे पास आ गई 3c3 और b raised to power 3। इनकी वैल्यू निकालो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। 3c0 1 होगा, 3c1 ध्यान रखना nc1 और ncn माइनस 1 हमेशा याद रखनी चीजें, n माइनस 1 n के इक्वल आएगा। nc0 और ncn दोनों 1 होंगे, nc1 और ncn माइनस 1 दोनों के दोनों किसके इक्वल होंगे n के इक्वल। उसके बाद ncr और ncn माइनस r इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी और वो हमारे पास किसके इक्वल n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। 3c1 3 आ गया, 3c2 ये भी 3 आएगा और 3c3 की वैल्यू 3c3 किसके इक्वल होगा पर। आई थिंक a प्लस b का क्यूब निकालने का ये फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस में क्या होता है b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो जब आपके पास पावर्स चलो 3 4 तक हैं तो भी हम याद रख सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन उससे ज्यादा पावर्स अगर आ गई तो उस केस में हमें इस बाइनोमियल थ्योरम का हेल्प लेंगे। मैं इस रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, जो NCR जो हमारे पास है ना NCR, इन सबको मैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहूंगा। NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन NCn ऑल आर कॉल्ड बाइनोमियल
इन सबको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का जो सम है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0, NC1, NC2 प्लस एंड सो ऑन NCN, ये सारा का सारा 2 की पावर n के इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा 2 की पावर n। कैसे आया? इस रिजल्ट में a और b दोनों को 1 पुट करो, a और b दोनों को 1 पुट किया तो 1 + 1 हो गया 2, 2 की पावर क्या हो जाएगी n। राइट हैंड साइड में a और b दोनों को 1 पुट करूंगा तो 1 की कोई भी पावर हो हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 की कोई भी पावर हो NC0 आपके पास है तो पहले टर्म इसमें a को 1 पुट करने से NC0 बनेगा, a और b को 1 पुट करूंगा NC1, ये NC2 और लास्ट में NC। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैंने a और b दोनों को 1 पुट कर दिया तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर। ये जो रिजल्ट है इसमें NC0 शामिल है, NC0 से स्टार्ट करके NCN तक जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल होगा, 2n। इसमें से मेरे पास NC0 गिवन नहीं है तो मैंने यहाँ NC0 ऐड कर दिया और NC0 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। यहाँ तक का जो सम है वो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है जो भी 2n में हो गया। और माइनस में NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। NC0 और NCN दोनों किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। इसके नाम का 1 यहाँ से क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास रिजल्ट आ गया। टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं। टोटल कितने ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट। उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट को साथ लेकर कितने ग्रुप हम बना सकते हैं, यानी कि ग्रुप विल कंसिस्ट और मे कंसिस्ट 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3, 4 एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो 1 ऑब्जेक्ट को साथ लेके बढ़ने वाले ग्रुप्स NC1, 2 ऑब्जेक्ट्स को साथ लेके बढ़ने वाले ग्रुप्स NC2, 3 ऑब्जेक्ट्स को साथ लेके बढ़ने वाले ग्रुप NC3 एंड सो ऑन, सभी ऑब्जेक्ट्स को साथ लेके बढ़ने वाले ग्रुप NC। यहाँ तक का सम मुझे निकालना था, इसमें NC0 ऐड होते ही ये एक फॉर्मूला बन जाता है जिसका सम मैं बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ, 2 raised to power। इसमें एक रिजल्ट और आ जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आप इसमें निकालोगे कॉम्पिटिशन वाइज, उसमें रिजल्ट्स यूज होंगे। आधे बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसे हैं जिसमें जो लोअर सफिक्स है वो इवन है और आधे ऐसे हैं जिसमें जो लोअर सफिक्स है वो ऑड है। इवन और ऑड जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका सम आपस में इक्वल होगा। सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a and b। एक्सरसाइज में तो हो सकता है कहीं का जगह यूज हो, लेकिन जब आप इसमें क्वेश्चंस निकालोगे असाइनमेंट के तो उसमें रिजल्ट आपको बार बार यूज होगा, तो आप सोचोगे पता नहीं कहां से क्या आ गया। इसलिए बात मैंने इसमें पहले डिस्कस कर दी। इवन और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम इक्वल होता है। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a and b। इसमें आप a को 1 पुट कर लो, b को -1 पुट कर लो। a को 1 और b को -1 पुट करने से हमारे पास क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 1 - 1 0, 0 की पावर n 0, राइट हैंड साइड में NC0। a को 1 पुट करेंगे 20 में 1 की पावर n ध्यान रहे नेचुरल नंबर है। NC1 a की पावर 1 की पावर n -1, 1 की पावर तो कोई भी हो 1 ही आनी है, लेकिन -1 की पावर जब ऑड होगी तो -1 आएगी और जब इवन होगी तो +1। तो यहाँ से आपके पास p की जगह जब -1 रखूंगा तो आपके लिए टर्म नेगेटिव हो जाएगी, -NC1। a को 1 और b को -1 पुट करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस NC2। अगली टर्म में b की पावर क्या मिलेगी, 3, तो वहां से माइनस मिलेगा, -NC3 प्लस NC4 एंड सो लास्ट में -1 raised to power n into NC। b को हमने क्या पुट कर दिया, माइनस। तो लास्ट टर्म प्लस साइन के साथ आएगी, माइनस साइन के साथ आएगी, वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर n इवन है तो लास्ट टर्म नेगेटिव साइन के साथ, और अगर n ऑड है तो लास्ट टर्म प्लस या माइनस जो भी है, और लेफ्ट हैंड साइड 0 है। जो भी ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो सारे के सारे की साइन के साथ हैं, माइनस साइन के साथ। लेफ्ट में लगाओ, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और प्लस साइन के साथ हैं, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स माइनस साइन के साथ हैं। लेफ्ट में उठा लूंगा इसको,
NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ तक नहीं पता लास्ट में जो भी है, इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस एंड सो। दिस इज और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं सारे के सारे, और यहाँ पर कौन से बाइनोमियल कोफिशिएंट है? इवन। तो इवन और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आपस में इक्वल है। दोनों टाइप के कोफिशिएंट्स का सम कितना है? अभी जो रिजल्ट मैंने बताया, दोनों टाइप के कोफिशिएंट्स का सम कितना है? अगर इवन जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनका सम और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम, इसको अगर मैं p कह रहा हूं और इसको मैं q कह रहा हूं, इसका मतलब p और q आपस में इक्वल है। हमने प्रूव कर दिया p और q आपस में इक्वल है। व्हाट इज p? ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। व्हाट इज q? इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम। अब जो इससे पहले रिजल्ट आपको बताया, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड सो ऑन NCn, ये सारा का सारा किसके इक्वल होता है? 2 की पावर n के -1 किसकी वजह से आएगा? जब यहां पर मेरे पास NC0 नहीं था, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCn, ये आएगा 2 की पावर n -1। सारे के सारे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स उनका सम किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n के। इसमें NC0 भी शामिल है। NC0 क्योंकि यहाँ शामिल नहीं था, इसलिए इसी बात कर रहा हूँ, तो मैंने NC0 यहाँ पर ऐड किया था और NC0 ही सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ तक का सम बन गया था 2 की पावर n, और ये बने, इसलिए 2 की पावर n -1 आना है। सभी जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं इनका सम किसके इक्वल आएगा? 2 की पावर n। तो क्या इसमें दोनों टाइप के कोफिशिएंट्स शामिल नहीं है? क्या इसको मैं p प्लस q कह सकता हूं? अरे लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? इवन वाले कोफिशिएंट भी और ऑड वाले भी। जितने ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उन सब का सम किसके इक्वल है? p। और जो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स उन सब का सम किसके इक्वल है? q। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? जब दोनों टाइप के कोफिशिएंट्स का सम है, इट मींस ये क्या बन जाएगा? p प्लस q। यहाँ मैंने क्या प्रूव कर दिया? p और q दोनों आपस में इक्वल है, तो p प्लस q का मतलब 2p। 2p इक्वल टू क्या आ गया? 2 की पावर n। p किसकी इक्वल है? 2 की पावर, यानी कि p और q दोनों आपस में इक्वल होंगे। p इक्वल टू q इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। तीन रिजल्ट यहाँ पर आ गए। जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, NC0, NC1, NC2, NC3 और NCn, इन सब का सम आएगा 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल, 2 रेज़ टू पावर n। जो लोअर सफिक्स जिसमें इवन है वो इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाएंगे, लोअर सफिक्स जिनमें ओड है वो ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम और ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम इक्वल है। किसके इक्वल है? 2 रेज़ टू पावर n -1। 2 रेज़ टू पावर n -1। इस रिजल्ट का यूज कहाँ हुआ? कि जब हमें ग्रुप्स बनाने हैं, किसकी हेल्प से? n ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। नंबर ऑफ ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स विद द हेल्प ऑफ n ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग एट लीस्ट वन ऑफ दैम। बनने वाले जो ग्रुप्स होंगे उनमें ऑब्जेक्ट्स की संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या फिर सारे भी हो सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को लेके ग्रुप कितने बनेंगे? NC1। 2 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुप कितने बनेंगे? NC2। 3 ऑब्जेक्ट्स की ग्रुप कितने बनेंगे? NC3। और सभी ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके अगर मैं ग्रुप बनाऊंगा तो कितने बनेंगे? NCn। लास्ट में इन सब का टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऐड करना था। मैंने NC0 अपनी सुविधा के लिए ऐड किया। यहाँ पर NC0 ऐड होते ही ये सम 2 की पावर n बन रहा है, इसलिए ऐड किया। जो ऐड किया वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ तक का सम 2 की पावर n हो गया, और इसमें से लास्ट में NC0 की वैल्यू 1 होती है, साथ में क्या आ गया? ये रिजल्ट आगे यूज होगा इसमें। मतलब वहाँ ये नहीं हो कि सर यहाँ पर ये इनका सबका सम इसके इक्वल कैसे आ गया, इसलिए चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस। ठीक है, एक्सरसाइज आप देखोगे, इसके अंदर मैंने कल भी बता दिया था कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो आप अपने कल का टेस्ट होने के बाद निकालें।